नाज़रीन, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कुछ देर में अब ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो रूस के दौरे पर हैं उनकी और सदर जो हैं पुतिन उनकी मुलाकात होनी है। और दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक तो 1-on-1 मुलाकात है, फिर वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हैं। बड़ा खुशाइन दौरा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की डिपेंडेंस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कम होगी अगर पाकिस्तान और मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कुछ देर में अब ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो रूस के दौरे पर हैं उनकी और सदर जो हैं पुतिन उनकी मुलाकात होनी है। और दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक तो 1-on-1 मुलाकात है, फिर वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हैं। बहुत सी बातें हैं जो इस दौरे के हवाले से हैं, लेकिन इस दौरे के साथ एक और जुड़ी बड़ी ही अहम खबर है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रशिया में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात होनी है, उनका दौरा है। वहीं रशिया ने यूक्रेन पर इस वक्त हमला किया हुआ, तो जंग भी इस वक्त चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान। हम दोनों मामलात के हवाले से बात करेंगे कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है इस वक्त में जब वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर यूक्रेन के साथ रशिया की जंग भी है। लेकिन एक बड़े तवील अरसे के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो रशिया का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले तकरीबन कोई 11 साल पहले, आपको याद होगा, उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी, उनका भी दौरा हो चुका है। तो रशिया के साथ जो ताल्लुकात है, ख़ित्ते के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ हैं और जो स्ट्रेटेजिक पूरी ये गेम तब्दील हो रही है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, इस पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजक्कार और एडिटर इन चीफ बोल हैं लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, दफ़ाई तजक्कार हैं। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, वज़ीर आज़म का दौरा बड़ा अहम है क्योंकि रशिया के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के एक तवील अरसा तक ताल्लुकात जो हैं वो सर्द महरीका रहे हैं, शिकार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से। लेकिन फिर उसके बाद एक मुलाकात हुई, लेकिन अब वज़ीर आज़म का जाना ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल चुका है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़ासी दगरगू हैं और पाकिस्तान में अब जो पूरा एक चाइना का CPEC की अमल है या बाकी जो ख़ित्ते की तब्दीली है, इस दौरे को किस तरह से अब देखा जाए अहमियत पाकिस्तान से मुताल्लिक़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा अभी जो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इशू की, उसमें हमने 2-3 जो बड़ी अहम बातें थी। एक तो ये कि हमने डायरेक्शन अपनी चेंज की, जो कि जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमने कहा जी अभी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा ये था कि हमने ये भी कहा कि तमाम ममालिक के साथ, खासतौर पर जो हमसाया ममालिक हैं, उनसे हम अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, किसी से कोई भी झगड़ा वगैरह या कोई ऐसे ताल्लुकात में कमजोरी नहीं आने देंगे। ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो आपको कर रहे हैं। आपने CPEC बनाया, CPEC जो है वो अगर सेंट्रल एशिया को आप कनेक्ट नहीं करते तो ये सिर्फ एक चाइना के लिए रास्ता रह जाएगा जो आप पूरी तरह उससे फायदा उठा नहीं सकेंगे। नतीजा ये है कि आपको सेंट्रल एशिया की तरफ अगर रुख करना है तो सेंट्रल एशियन स्टेट जो है उनके ऊपर जिस तरह का रशिया का इन्फ्लुएंस है, अगर आप रशिया को ऑन बोर्ड लिए बगैर वहां कुछ करना चाहें तो आप नहीं कर सकें। फिर इसी चीज के लिए आपको एक्सटेंड करने के लिए, अपने CPEC को एक्सटेंड करने के लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए रशिया और चाइना का तावन इंतहाई जरूरी। चाइना में आप विजिट कर चुके, रशिया में आप जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि हमें अपने मफादात को जहन में रख के, ये ठीक है एक मुश्किल वक्त था कि यहाँ पे इस वक्त एक जंग का माहौल था, लेकिन ये दौरा भी पहले से तयशुदा था। फिर रशिया की इन्विटेशन थी सदर पुतिन की तरफ से, तो आप उस इन्विटेशन को रद्द भी नहीं कर सकते। तो नतीजा ये है कि आप इस मामले में एक न्यूट्रल रोल अपना रखते हुए आप जाके अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। न्यूट्रल ये है कि जिस तरह सारी दुनिया हमें मशवरा देती है कश्मीर के ऊपर कि जी जंग नहीं, बस आप आपस में बातचीत करें और मसाइल हल करें, हम भी यही कहते हैं कि अमेरिका हो, बरतानिया हो या रशिया हो, कोई भी हो, यूक्रेन हो, लड़े नहीं, जंग में हम किसी के साथी नहीं हैं। आप अपना बातचीत के जरिए और नेगोशिएशन टेबल पे आके अपने मामला हल करें, यही स्टांस है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई गलती नहीं है। ये बिल्कुल हमें इसी पे कायम रहना चाहिए।
भारत ने भी यही स्टांस दिया है, बावजूद इसके कि भारत इत्तेहादी है, कई एग्रीमेंट उसने 11 के करीब एग्रीमेंट साइन किए हुए उसने अमेरिका के साथ, लेकिन इस मामले में वो न्यूट्रल है, वो अपने ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता रशिया के साथ, इस वजह से कि अगर उधर ताल्लुकात रशिया से बिगड़े तो रशिया पाकिस्तान के बहुत करीब हो जाएगा। भारत बेसिकली पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर रहा है इस खत्ते में, तो इस वजह से हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, किसी के जंग का हिस्सा नहीं हम, लेकिन अमन के लिए हम सबके साथ हैं और उसमें रशिया भी हो। बिल्कुल इसी स्टेज पे अगर अमेरिका दावत देता तो क्या इमरान खान उधर न जाते? बिल्कुल जाते। तो अमेरिका की तरफ से दावत नहीं है, रशिया की तरफ से आई, हम बिल्कुल अवेल की हमने। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी असूली सियासत है, कोई इसमें गलत काम नहीं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के लगारी साहब ये रहा भी है कि अब पूरी दुनिया में जैसे हम देखते हैं कि रीजनलिज्म की जानिब लोग ज़्यादा गए हैं, ममालिक जो है वहाँ जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक बना लिया भारत को अमेरिका ने, उसके बाद चीज़ें खासी बदली। ख़ुद रशिया की अपनी भारत के हवाले से, हालांकि अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेड भी है और वो आर्म्स के हवाले से भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी रशिया की बड़ा मामला हुआ। हमें MI हेलीकॉप्टर भी मिले, हमारी बर्री हों या फ़ज़ाई या बहरी मशकें हैं वो भी इकट्ठी हो रही हैं। तो पाकिस्तान भी इसका मतलब है फिर रीजनलिज्म को अब ज़्यादा तवज्जो दे रहा है पिछले चंद सालों से। पाकिस्तान को शुरू में करना चाहिए था, जब वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान गए थे अमेरिका और वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलकर वापस आए, तो यहाँ पर कराची एयरपोर्ट पर उनसे सवाल किया गया कि आप अब रूस के दौरे पर कब जाएंगे। तो वज़ीर आज़म का जो जवाब था, मैं अब ये कहता हूँ कि वो जवाब नहीं होना चाहिए था। क्या मैं रोज़ रोज़ दौरों के लिए रह गया हूँ क्या? और उन्हें इस तरह का जवाब देने के बजाय कहना चाहिए था कि मैं रूस जाऊँगा। और अब रूस जाना जो है बहुत एक अरसे के बाद, उसके बाद भी रूस गया, अयूब खान गए और याह्या खान गए, भुट्टो साहब गए और नवाज़ शरीफ गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गए, जरदारी साहब गए और नवाज़ शरीफ पिछले दौर में भी वहाँ मास्को नहीं गए, लेकिन एक और जगह पर वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ गए थे। तो ये एक रूटीन का दौरा है। लेकिन एक बात ये है कि कल जब ये सूरत हाल पैदा हुई है, और सूरत हाल तो ज़ाहिर है पैदा हो रही थी, लेकिन जंग तो बाद में, अभी आज ही इस सूरत हाल जो है बाकायदा वहाँ पहले एमरजेंसी नाफिज की गई, फिर मार्शल नाफिज किया गया और उसके बाद आज रूस ने हमला करने का ऐलान किया। तो ऐसे मौके पर अमेरिका पहले ही पाबंदियां लगा चुका है। रूस की जो पुतिन बाइडेन मुलाकात थी वो अमेरिका की तरफ से मनसूख कर दी गई है और उन्हें ऐलान कर दिया गया कि हम नहीं मिल रहे हैं, और अमेरिका की तरफ से पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तकरीबन 32 अरब डॉलर का लॉस होने जा रहा है रूस का। अब हम जा रहे हैं रूस के साथ, हमें रूस के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं और मैं इसकी वकालत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बावजूद इसके कि आलमी हालात के हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को हमें और भी सोचना है। जब हमने ईरान से गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था, उस पर हम अभी तक अमल नहीं कर पाए हैं। रूस ने अपनी हद तक अपने मुल्क के अंदर बिछा दी लाइन और हम नहीं बिछा पाए हैं जी। और मैंने काबीना के इजलास में, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी नवाज़ शरीफ ने, एक दफ़ा चंद सहाफ़ियों को भी बुलाया था, उनमें मैं भी शामिल था। मैंने उनसे पूछा था कि जनाब वो पाइपलाइन पड़ी है, आप उसको क्यों नहीं मुकम्मल करते हैं? और बहुत सी और चीज़ें भी थी। ईरान के एक सफारतकार ने बताया जनाब हम पेमेंट कर चुके हैं, हमें गंदौ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने ये एक दो बातें उनके सामने रखी, तो उन्होंने फिर देखा था अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछा, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब चूँकि आलमी पाबंदियाँ हैं इसलिए हम गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं बिछा सकते हैं। तो अब ये सूरत हाल कैसे हो जाएगी जब अमेरिका पाबंदियाँ लगा चुका है रूस के ऊपर, और रूस के साथ हम पाइपलाइन का मुआहदा करते हैं, तो वो फिजिबल कैसे होगा? मैं मुआहदे के हक़ में हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमें एनर्जी के रिसोर्सेज मिलने चाहिए और हमें अपने मुल्क में भी तैयार दोनों तलाश करना चाहिए। तो लेकिन ये चीज़ें कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? अमेरिका आकर जिस तरह चीन रूस के अपना ईरान के मामले में कहा गया नहीं आप नहीं बिछाएं, और हम डर गए, हमने कहा कि नहीं बिछाते। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं बिछाते हैं। और अगर वो कहते हैं कि रूस के साथ नहीं बिछाओ, तो फिर हम एक पैराडाइम शिफ्ट करेंगे? पूरी की पूरी सूरत हाल हम फैसला कर लेंगे कि हमने रूस के साथ ये जो मुआहदा कर रहे हैं हम इस पर अमल करें? अब ये देखना ये है कि ये इस तरह से मामलात होंगे। जनरल साहब, ये खासा मुश्किल है। अब ये तवक्को की जा रही थी कि कासा 1000 है या फिर टैपी का मामला है, ये हम कहाँ हम स्टैंड कहाँ करें? जी जी जनरल साहब।
मतलब इस मामले को समझने की जरूरत है। जो ईरान का इशू था वो ये था कि ईरान ने अपने इलाके में पाइपलाइन बिछाई, उसके बाद हमने अपने इलाके में जब बिछानी थी, हमने उसके लिए इंटरनेशनल लोन लेना था और कोई दुनिया का अदारा हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं था उस पाइपलाइन के लिए, उस सैंक्शंस की वजह से। और ये ईरान को बताया गया कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो लोन लेंगे और लोन आपके ऊपर सैंक्शन जब तक है हमें मिल नहीं रहा। जहां तक ये पाइपलाइन का ताल्लुक है, जो रशिया लगा रहा है, ये पाइपलाइन लग रही है कराची से कसूर तक जी। यानी ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, रशिया से नहीं आ रही, यहां पे लगेगी। और इसकी फंडिंग जो है ये फिलहाल रशिया ने अरेंज करनी थी। अब इसमें अगर तो रशिया फंड, इसमें गालिबन जो मुझे याद पड़ता है 20% पाकिस्तान ने देना था, जो वो भी आप किसी सेंट्रल एशियन स्टेट के जरिए करवा सकते हैं, रशिया अरेंज कर सकता है। और फंडिंग का सिस्टम बिल्कुल इसका मुख्तलिफ था, वो नहीं है जो कि ईरान के लिए था। तो इसलिए इस पे लगेगी अगर पाबंदियां, तो हो सकता है कि पाबंदियां लगने के बावजूद रशिया ये लाइन जो, ये पाइपलाइन जो है ये मुकम्मल कर सके, बना सके। इसको देखना होगा। लेकिन यह कि जो पाबंदियां जब लग जाएंगी तो उसके बाद मेरा ख्याल है चाइना, पाकिस्तान और रशिया वगैरह ये आपस में मशावरत करेंगे। आप देखिए कि भारत के लिए क्या रास्ता खुलता है, वो भी हमें बड़ा मॉनिटर करना होगा, क्योंकि भारत ने पहले S-400 लिया है, अब वो अमेरिका की बजाय रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। पहले उन्होंने फ्रांस से लिए हैं, अमेरिका ऑफर करता रहा लेकिन उन्होंने नहीं लिए, अब वो रशिया से फाइटर जेट्स जो है वो ले रहे हैं। अब अगर वो जो पाबंदियां भी लग जाती हैं, उसके बावजूद अगर वो कोई अरेंजमेंट करते हैं, लेते हैं, तो फिर ये मैं समझता हूं कि कोई ना कोई रास्ता खुला रहेगा जहां पाकिस्तान भी कुछ कर सकेगा। यहां इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे मुल्क जो है वो रशिया के मामले में समझते हैं कि ये अमेरिका ज्यादती कर रहा है और यूक्रेन को इनके लिए बड़ा आसान था कि ये कह देते एक दफा जब रशिया ने मांगी थी गारंटीज और ये कहते कि ठीक है जी हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बना रहे, तो मामला खत्म हो जाता। रशिया ने गारंटी नहीं मांगी थी ना, रशिया ने ये तो नहीं कहा था कि गारंटी नहीं देंगे तो फिर मैं गारंटी देंगे तब भी मैं हमला करूंगा, ये तो नहीं। तो असल चीज ये है कि रशिया को सिक्योरिटी पैरामीटर अपना चाहिए। जितने भी हमले यूरोप से हुए हैं, नेपोलियन का ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जर्मनी के हमले ले लें, पोलैंड, ये सब इसी रास्ते आए। यूक्रेन जो है ये रास्ता था रूस के ऊपर हमलों का। चुनाचे ये रशिया अफोर्ड नहीं करता कि वो यूक्रेन को मगरबी दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दे और खुद आराम से बैठ जाए, ये होगा नहीं। तो ये इस सारे खेल में खराबी नेटो ने और इन्होंने पैदा की है, अमेरिका ने। लेकिन जो कुछ भी है, हमें इन बड़ों की सियासत में घुसना नहीं चाहिए, हम न्यूट्रल रहें और बार बार हमारा एक ही स्टांस होना चाहिए कि जनाब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बातचीत के जरिए मसला हल करें। बिल्कुल, ये जो हमें भी दुनिया मसला, ये आम पॉइंट है कि पाकिस्तान को जिस तरह से बाकी न्यूट्रल की बात हो रही है, तो पाकिस्तान को इस वक्त इस सारे अमल से भी न्यूट्रल होकर चलना है, क्योंकि इस वक्त दो बड़ी ताकतें चल रही हैं और दो बड़ी ताकतों में बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनका खामोश रहना शायद वो बेहतर, और किसी भी ब्लॉक का हिस्सा शायद वो बनने की ज़रूरत नहीं है। तारिक सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर लंदन से। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। तारिक साहब, ये बड़ा एक अहम मामला हो गया यूक्रेन और रशिया का। बहरहाल वज़ीर आज़म तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब इसके जंग के असरात अगर ये इस तरह से बढ़ती है और ये इन्वेंट नहीं होता मामला कि ये ख़त्म किया जाए, तो फिर यूरोप और फिर बाकी पूरी दुनिया बड़ी शदीद इफ़ेक्ट होगी इससे। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ मार्केट को इफ़ेक्ट किया इसने 2 दिन में, वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी, इसमें यही वजह है कि यूरोप जो है हमेशा से ये चाह रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से कोई पीसफुल सोल्यूशन निकाले। अगर आपको याद हो तो यही सिलसिला 2014 में भी हुआ था और उस वक्त मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद मिन्स्क एग्रीमेंट कामयाब नहीं हो सका और उसके बाद जर्मनी और फ्रांस ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया उसमें और उन्होंने मिन्स्क 2 एग्रीमेंट करवाया। इस सारे सिलसिले के अंदर इस वक्त अगर हम ये समझते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है यूक्रेन से मुतल्लिक और जो ऑटोनोमस सेमी सेल्फ रूलिंग रिपब्लिक्स हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट का,
उसके ऊपर जो क्राइसिस पैदा हुआ है, ये क्राइसिस जो है, मेरा ये ख्याल है कि ये अमेरिका की और यूक्रेन की मिस रीडिंग थी कि प्यूटन इन हालात में क्या करेगा। जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा है कि जब कश्मीर का स्टेटस जो है वो चेंज करने की कोशिश की इसने, इंडिया ने बल्कि चेंज की, उस वक़्त उस पर सिर्फ हम गुफ्तो शनीद तो कर सके, लेकिन हम इस हालत में नहीं थे कि हम कोई फिजिकल एक्ट कर सकते, उसको रोक सकते या कोई मौसर इकदाम कर सकते। तो इस वक़्त जो हुआ है वो ये हुआ था कि जो हिस्सा हमारी नज़र से ओझल है कि यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट के तहत ये जो डोंबास के इलाके हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। उनकी पार्लियामेंट में ये स्टेटस पास हुआ था। तो वो स्टेटस के होने के बावजूद रिसेंटली उन्होंने अपनी फौजें भेज दी, और ये फौजें भेजने के बाद ये एक्सपेक्ट करना कि रशिया जो है वो कोई किसी किस्म का इकदाम नहीं करेगा, ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की हुई है 2014 से, लेकिन रशिया ने कभी उसे इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट नहीं किया था इन दोनों रिपब्लिक्स को, जहाँ की मेजॉरिटी रशियन एथनिसिटी के लोगों की है। और ये भी याद रहे कि 1919 से यूक्रेन जब से आज़ाद हुआ है, उस वक़्त से प्यूटन ने मुसलसल ये कहा है कि हम इसको सॉवरन एक्सेप्ट करते हैं यूक्रेन को, और उसकी इंडिपेंडेंस को हम कभी किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके बावजूद इस वक्त जो हो रहा है और हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की मिस रीडिंग है, लेकिन यूरोप के इसके बावजूद कि यूरोप को अंदाज़ा था कि गैस की प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी। इस वक्त जितना ऑयल और गैस इस इलाके से गुजर के वेस्ट तक आता है, उसकी वजह से ऑलरेडी पैंडेमिक के 2 साल से हम जिस तरीके से गुजरे हैं, और उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइसेस हैं, उसके बाद ये हालात को इस हालत पे लेके आना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, जितनी ये पाइपलाइनों का रास्ता है ये यूरोप की तरफ ये जा रहा है, जितना ये रास्ता है अहम, उतना ही ज़्यादा अब ये अहम मामला है, क्योंकि एक जानिब तो चलो जंग का मामला है, जंग तो तबाही है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर आने वाले हैं। यहाँ तो पहले ही सूरत हाल पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में आपके सामने है, तो ये तो फिर काबू में नहीं आएगा अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया इसी तरह से सिचुएशन। पहले तो ये है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आज ही इतनी ज़्यादा चली गई हैं कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। $100 से भी ऊपर चले गए हैं, और ये एक बहुत संगीन मामला हो गया है। और वज़ीर आज़म की वापसी पर एक और यानी अजनास की कीमतें बढ़ गई हैं आज ही, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, और कई चीज़ों की, और मार्केट्स जो हैं, स्टॉक मार्केट्स जो हैं क्लैप्स हो गई हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म की वापसी पर महंगाई का एक और तूफ़ान जो है जिस तरह दुनिया में फैलेगा, ज़ाहिर है उसके असरात होंगे और हम पर भी उसके असरात ज़रूर मुरतब होंगे। दूसरी बात यह है कि एक पैसिव रास्ता, एक पुरअमन रास्ता अख्तियार किया जा सकता था कि जर्मनी जो है वो एक मीडिएशन का किरदार अदा करता, लेकिन जर्मनी का अपना बड़ा इंटरेस्ट है अमेरिका के अंदर भी और रूस के अंदर भी। रूस की और जर्मनी की बायलैटरल ट्रेड जो है उसका वॉल्यूम $80 बिलियन के करीब है, लेकिन जो जर्मनी अमेरिका में एक्सपोर्ट्स करता है वो तो 113 या 117 बिलियन डॉलर के करीब है, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी है कि जर्मनी को बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, और वो जर्मनी लग ये रहा था कि यूक्रेन के इशू पर जो है वो रशिया के साथ जाता, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है वो यूएसए के साथ है, और यूएस उसका बहुत बड़ा पार्टनर है बिजनेस का, और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। यानी जर्मनी ज़्यादा भेजता है, अमेरिका से कम है, वो वहाँ से जो अमेरिकी एक्सपोर्ट्स हैं उनका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जर्मनी का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि 117 बिलियन के करीब जाकर वो वॉल्यूम बनता है। तो ऐसी सूरत हाल में जर्मनी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि इस सूरत हाल में एक फरीक के तौर पर या वो रूस का साथ देकर अमेरिका के साथ कोई डायलॉग का प्रोसेस करे। तो ये सूरत हाल भी है। बिल्कुल सही। अब हमारे लिए ये है कि हम एक ऐसा रास्ता अख्तियार करें
कि जो हम न तो अमेरिका को की नाराज़गी मोल सकते हैं, इसलिए कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ही हमारे बहुत बड़े जो वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वहाँ जाती हैं। तो हम हमारा रशिया के साथ तो ट्रेड वॉल्यूम जो $1 बिलियन का भी नहीं है, $1 बिलियन दोनों सूरतों में है कि अब पाकिस्तान को दोनों साइड पर न्यूट्रल रहना ये बड़ा ज़रूरी है, जो आप बात कर रहे हैं, जो जनरल साहब भी बात। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका, जनरल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और तारिक सुलेमान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी। कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की इस वक्त मीटिंग भी शुरू हो गई है रूसी सदर पुतिन के साथ, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर बात होगी। कंजर्वेटिव फॉरेन पॉलिसी है और उसमें कोई ख़ास ब्रेक थ्रू हमने माजी करीब में, जिसे नियर पास्ट कहते हैं, उसमें नहीं देखा। और रीअप्रोचमेंट जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो पाकिस्तान का रीअप्रोच करना, जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ लैंड किए तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पे उन्हें कहा कि हम बड़े एक्साइटेड थे मॉस्को आने के लिए। तो बड़ा खुशाइन दौरा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की डिपेंडेंस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कम होगी अगर पाकिस्तान और मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा। और पाकिस्तान स्टील मिल से लेकर गुड्डू थर्मल पावर प्लांट हो, मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर प्लांट हो, मुल्तान 2 हो, इवन के OGDCL जिसे कहते हैं हम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो हो, ये सारा कुछ सोवियत यूनियन का पाकिस्तान में दिया हुआ है। और पाकिस्तान स्टील मिल को हमने खुद अगर बर्बाद किया या हमारे सक्सेसिव रिजीम्स ने, तो एक अलहदा बात है, लेकिन आप देखेंगे कि क्या शानदार उस ज़माने की ये पाकिस्तान का एक एसेट था जिसने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, और वो आज तक उसको लूट के और तोड़ फोड़ करने के बावजूद आज भी वो अपनी जगह पे कायम है। तो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अब तो ख़ास तौर पर चाइना के साथ मिल गया रूस, और पुतिन जब विंटर ओलंपिक्स पे चाइना गए तो वहाँ प्रेसिडेंट शी की जब मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन से, तो वहाँ दोनों ने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा से हमारे दोस्त भी एक होंगे, हमारे दुश्मन भी एक होंगे, हम एक दूसरे के मफादात के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। तो ये आप समझ लें कि बग़ैर ऐलान किए एक ब्लॉक उन्होंने तश्कील दे दिया एक तरह से। तो इसमें अगर पाकिस्तान अपनी जगह, अपनी गुंजाइश पैदा कर पाता है, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स करे, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमारा कोई दुश्मन नहीं है। भारत के साथ जो मामलात हैं उसकी अपनी एक तारीख है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं रखना चाहता भारत के हवाले से, ना हमारा डिफेंस ऑफेंसिव है। हमारा जो डिफेंसिव है एक्चुअली डिफेंसिव पर्पस के लिए है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी कम बेश यही है कि हम दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और रूस जैसा मुल्क अगर उसके साथ हमारे ताल्लुकात उस्तवार हों तो ये बहुत खुशाइंद होगा। अच्छा, लेकिन अमीर अब्बास, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात, और पिछले दिनों में आपने देखा कि अमेरिका को पाकिस्तान की और पाकिस्तान को भी अमेरिका की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में जो अब अगले आने वाले दिनों के जो बड़े मंसूबे हैं, क्योंकि तवानाई का बहरान सबसे बड़ा है जो पाकिस्तान का कासा 1000 है या फिर टैपी है, दोनों में आपको मालूम है कि रशिया का बड़ा एक अमल दखल है। तो पाकिस्तान ये भी चाहता है कि ये चीज़ें हों। दूसरी जानिब अमेरिका की भी चीज़ें हैं, रशिया पर सैंक्शन की भी बात कर रहा है अमेरिका इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को देख कर अपनी खारजा पॉलिसी के इधर और उधर दोनों ब्लॉक्स में बड़ा तहम्मुल के साथ और बड़ा देखभाल के अब चलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन शायद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद जो ख़राब हो रही थी उससे भी ज़्यादा अब ख़राब होती नज़र आ रही। देखिए, फॉरेन पॉलिसी तो इसी चीज़ का नाम है ना मुदस्सिर, कि ये एक बिल्कुल तनी हुई बारीक रस्सी है। उस रस्सी पर आपने चलना है और आपने गिरना भी नहीं है। और आपको अपने, यानी आप जिस मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हो सकता है उसकी दुश्मनी एक ऐसे मुल्क से हो कि उससे भी आपको ताल्लुक़ रखना पड़े। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं और अगर हमारे रूस से भी, और उसकी जिंदा मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। भारत के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं रूस के साथ सोवियत यूनियन के ज़माने से, और बहुत अच्छा इनका डिफेंस कॉपरेशन है। बहुत बड़ी तादाद में असलिया खरीदता रहा है और आज तक खरीद रहा है भारत रूस से, लेकिन उसके साथ साथ उसके अमेरिका से भी बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो अगर वो रख सकता है दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे, तो पाकिस्तान क्यों नहीं रख सकता? सही। और ये बड़ी ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से जाने से पहले बात ये कही थी
कि हम पहले जो पॉलिसी बनाते थे हम दूसरों को मद्देनजर रख के बनाते थे कि कहीं इससे कोई फलाना नाराज ना हो जाए और फला खुश ना हो। तो अब हम जो पॉलिसी बनाएंगे वो हम अपने मुफादात को सामने रखते हुए बनाएंगे। हम नहीं लड़ना चाहते किसी से, ना हम किसी के मुफादात के खिलाफ जाना चाहते हैं, लेकिन हमें हक हासिल है एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे कि हम ताल्लुकात बेहतर करें। देखिए पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हमारा ऑलरेडी बड़ा अच्छा ट्रेड रिलेशन है रूस के साथ, जिसको और बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। मसलन ये कि हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट है, हमारी फ्रूट्स की एक्सपोर्ट है, हमारी स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट है। इसी तरह से हमारी इंपोर्ट्स भी हैं, बहुत रबर है, टायर है, केमिकल्स हैं मुख्तलिफ, ये हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। इसमें और बहुत बेहतरी आ सकती है, बेहतरी के लिए भी बात अब आज हो रही है, तो ये बड़ा एक अहम है जो वज़ीर आज़म के साथ। अच्छा अमीर अब्बास, इस पर मजीद बात करते हैं, आप हमारे साथ हैं। हमें इस वक्त शहजाद अनवर फारूकी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं मॉस्को से। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब आपके वक्त का। वज़ीर आज़म का दौरा रूस बड़ा एक अहम है, तो शहजाद साहब आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो उस नहज तक नहीं है, उतना बड़ा ट्रेड भी नहीं है, तो क्या इस दौरे के बाद चीज़ें मज़ीद बेहतर और दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड है, जो ताउन है, वो और ज़्यादा बेहतरी का नज़र आ रहा है? अच्छा देखिए, आपकी आवाज़ से कट रही थी, मुझे ज़्यादा आपका सवाल पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन जो मुझे समझ आया मैं कोशिश करूंगा कि उसके हवाले से मैं जवाब आपको देता हूँ। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की एक तारीख है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली दावत मिली थी वो रूस की तरफ से मिली थी, लेकिन लियाकत अली खान साहब जो है वो अमेरिका चले गए और तब से एक सूरत हाल चेंज हो गई। उसके बाद जब सरजंग का माहौल था तो उसमें भी हमने एक साइड चूज की। वो जो गुजर गया सो गुजर गया। पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट की है। लुक ईस्ट की पॉलिसी जो है वो उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मशरक में इत्तेहादी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके तहत चीन के साथ पाकिस्तान का एक अलायंस बन रहा है। तो ऐसे में रूस जो है वो इस ऐसे बनते हुए अलायंस से कैसे दूर रह सकता है कि जिसमें कुछ हमसाए, ताकतवर हमसाए जो एटमी कुव्वत भी हैं, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल अब वो दिन नहीं रहे कि कोई 12, 14, 15 हज़ार किलोमीटर दूर से बैठ के इस खित्ते की सूरत हाल पर उस तरह से असरअंदाज हो सके। तो यहाँ पे बैठे हुए हमसायों को ज्यादा बेहतर पता है कि वो इस खित्ते में बेरपा अमन कैसे कायम कर सकते हैं। बर्फ पिघलना शुरू हुई है 23 बरस के बाद। पाकिस्तान के वजीर आजम मास्को में मौजूद हैं, यकीनन चीजें चेंज हो रही हैं। और हम जिस मौसम में मास्को में मौजूद हैं, अभी तो बर्फ थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, और ये जो मुलाकात अभी शुरू हुई है, ये एक इब्तदाइया है एक नए फ्यूचर का, जो पाकिस्तान, रूस और चाइना मिलकर इस खित्ते के हवाले से सोचे हुए हैं और उसको अमली सूरत देने जा रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, बड़े एक इम्पॉर्टेंट आपने बात की कि फ्यूचर के लिए तीनों ममालिक देख रहे हैं, और दो ममालिक के दरमियान तो इस वक्त जो चीज़ें बनी हैं, हमने ये देखा भी, अमीर अब्बास भी ये बात कर रहे थे, चाइना और रशिया दो बड़ी ताकतें हैं और आपसी उनका बड़ा एक इत्तेहाद है। पाकिस्तान इस हवाले से अहम है कि रशिया जो जंग के ज़रिए गर्म पानियों तक रसाई था, वो अब शायद वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए और सी पैक के ज़रिए भी हो जाए। चाइना तो उसका बाकायदा तौर पर पार्ट क्या, वो खुद इस चीज़ का है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इक्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर एक आगे ख्वाब देखा जा रहा है सी पैक का, फिर वो अगले 5-10 सालों में वो होता हुआ नज़र आएगा अगर रशिया वाकई पाकिस्तान के साथ वो जो बर्फ़ की बात कर रहे हैं वो पिघले और फिर पानी जो है वो इसी तरह से बहता हुआ नज़र आए। अच्छा, इस हवाले से ये जो गर्म पानियों तक रसाई वाली थ्योरी है, मैं माज़रत के साथ तो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ बहुत शुरू से ही, लेकिन ये कहने सुनने में एक अच्छी बात है। चले इससे बैलेंस भी हो जाता है किताबों में। मेरा मानना ये है जी कि अब असल हकीकायत जो है वो हम पर खुल रहे हैं। जिस तरह से आपको हकीकी तौर पर अपने हमसायों का, देखिए आप अपने जो हमसाये हैं उनको तब्दील नहीं कर सकते, और अगर आप उनको तब्दील नहीं कर सकते तो उनके साथ मिलकर रहने का तरीका आपको तब्दील करके आप बेहतर मुस्तकबिल एक तामीर कर सकते हैं। रूस के हवाले से मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि जब हम मास्को में आए तो यहाँ पे हमें लगता ये था कि ये कोई पसमानदा जगह होगी और शायद यहाँ पे सख्तियाँ बहुत होंगी और पता नहीं किस तरह का माहौल होगा, लेकिन ये बड़े फ्रेंडली लोग हैं। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जो तस्वीर लेके उतरे थे हम मास्को एयरपोर्ट पे, ये बिल्कुल एक नई जगह है जो जदीद और कदीम का संगम है मास्को। यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं और नई जदीदियत भी यहाँ पर मौजूद है। ये पुतिन का रूस है,
जो तामीर हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे मुआशी तरक्की भी है। यहाँ पर हालात उस तरह से नहीं है। इंटरनेट की बहुत ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात हैं। हमने जहाँ चाहा हमने फुटेज बनाई, जहाँ चाहा हमने फोटोग्राफी की। किसी ने उस तरह से वो जो हमारे ज़हन में रूस के मुतालिक पुराने ख्यालात थे, तो रूस जो है वो बदल गया है और वो अब इस खित्ते के साथ बाकी लोगों की तस्वीर भी बदलना चाहता है। ये जो आपने CPEC की बात की, तो डेफिनेटली जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है तो रूस उससे किस तरह से दूर रह सकता है। और अगर ये तीनों बड़ी एटमी ताकतें जुड़ जाती हैं और इससे इकोनॉमिक फवायद हासिल करने की सोच लेती हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। इसमें किसी और के लिए परेशानी की बात नहीं है, सिवाय मैंने यह महसूस किया कि जो भारतीय लॉबी है वो इस पर बड़ी नजरें जमाए हुए है और वो इस हवाले से वो तो तकरीबन एक हफ्ते से ये सूरत हाल हम भारतीय मीडिया में भी, भारतीय लॉबी में भी, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। खासी बरम भी है, एहतजाज भी नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर सीनियर सहाफ़ी, आपसे वक्तन फ़क्तन हम बात करते रहेंगे वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से। सैयद अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा आज अहम मामला है और वो है नूर मुक़द्दम कत्ल केस में आने वाले फैसले के हवाले से। फैसला सामने आ गया। आपको मालूम होगा कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम एजाज जाफ़र, उसे सज़ाए मौत सुना दी गई है आज अदालत की जानिब से। इस वक्त आरिफ चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर कानूनदान हैं, अमीर अब्बास मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आज देख रहे थे बड़ा अच्छा इकदाम था, चंद महीनों 6 माह 6.25 महीने के अंदर अंदर ये आज ट्रायल भी हो गया, गवाहान के भी मामलात हो गए और ये आज फैसला सुना दिया गया। तो किस तरह से देख रहे हैं सर ये फैसले को और जो पुलिस की एफिशिएंसी है, प्रोसिक्यूशन का अमल है उसको? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि अगर इसे बतौर मॉडल रखा जाए और एक्सेल किया जाए तो शायद पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त लाकानूनियत का है वो काफ़ी हद तक उसकी सर भी की जा सकती है। उसमें और बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि फोकस रखना चाहिए कि अब पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला जो है आपके लॉ एंड ऑर्डर की गिरती हुई सिचुएशन है और सूरत हाल है, जिसमें आप ये देखें कि आपकी पुलिस जो है वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि अमूमी तौर पर नाकारा नज़र आती है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो आपकी इतनी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आती। यहाँ इस केस की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसे मुल्क के वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव ने इसे बाकायदा इस पर नज़रें रखी और इसे सेंसिटिव यानी केस के तौर पर डील किया गया। और जहाँ तक हमें मालूम है या जो सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए इस मामले में कि ये चूँकि इतना हाई प्रोफाइल केस है तो इसके जो नतायज हैं उससे पूरी कौम का मोराल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो ये बड़ा खुशायद है कि इतने कम अरसे में ये प्रोसिक्यूशन भी मुकम्मल हो गई और ट्रायल भी मुकम्मल हो गया। अब मामला ये है कि अगर इसी चीज़ को आप लेकर ये देखें कि पाकिस्तान में ओवरऑल कैसे सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और ये जो रोज़ प्रोग्राम आप करते भी हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि केसेस क्यों पेंडिंग हैं, अदालतें क्यों फैसले नहीं कर रही, तो उसमें बुनियादी बात यह है कि अभी तक हमारी ये प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं बनी। वरना दुनिया में इसे प्रायोरिटी नंबर 1 के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ ना होगा वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, कहाँ लोग आते नहीं हैं, वहाँ से ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी मिसाल भी बिल्कुल परिंदों जैसी होती है, आबी परिंदों की तरह। जहाँ उन्हें फायर की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ उन्हें लॉलेसनेस नज़र आती है, वहाँ से वो उड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और जो बाकी इदारे उनके साथ काम कर रहे हैं उन्हें इसे प्रायोरिटी नंबर 1 के तौर पर लेना चाहिए। और इसी तरह अदलिया जो है उसे भी ये समझना चाहिए कि बहुत हो गया, हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में जिस तरह सामने आया, मैं समझता हूँ कि उसमें अगर हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं तो शायद ये बात इतनी दुरुस्त नहीं होगी। उसमें हमारा अपना कसूर भी है कि हमने कभी वो अदल यानी जो होना चाहिए अदल और नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। और इसमें बुनियादी तौर पर जो टेक्निकलिटीज़ की भेंट हम चढ़ रहे हैं केसेस में, वो उसका बड़ा नुकसान है। दुनिया अब बिल्कुल स्ट्रीम लाइन कर चुकी है चीज़ों को। आप अगर देखें अमेरिका, बरतानिया या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ उन्होंने ये एविडेंस एक्ट जो है इसको भी बड़ा सिंप्लीफाई किया है और जदीद जितनी चीज़ें हैं आ गई हैं उन्हें उसमें इंक्लूड किया है। और कोशिश ये की है कि ऐसे केसेस जो इस तरह की सेंसिटिव नौइयत के हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों को फोरेंसिक साइंस का
बहुत ज़्यादा यानी उसमें तरक्की हुई है। पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि आप वो पुराने तरीक़ेकार जो है तफ्तीश के वो तब्दील कर दिए जाए। ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कल्चर का। जी चौधरी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ये फ्रेंसिक के हवाले से। इस केस में भी फ्रेंसिक को बड़ा एक अहमियत थी। मैं इस पे बात करूंगा। मैं अमीर अब्बास के टेक लें। अमीर अब्बास, सोसाइटी के हवाले से भी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि ये बड़े एक हाइप थी कि इस केस के हवाले से। मैं तो जब ये केस का फैसला हुआ उस वक्त देख रहे हैं कि 6 माह में अगर ये फैसला हो सकता है तो फिर साल से लटके हुए केसेस का फैसला है। एक तो हम अप्रिशिएट करते हैं इस फैसले को, दूसरा इसको नज़ीर बना के आगे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है बाकी केसेस के हवाले से। मुदस्सिर, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लिया, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, मीडिया थ्रू आउट इस केस के साथ लगा रहा और आज खुद शौकत मुकद्दम मकतूला के जो वालिद हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मीडिया की सपोर्ट के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं हो सकता था। फिर सिविल सोसाइटी ने, फिर और जो सोसाइटी के अंदर जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, मुसलसल वो इस केस के पीछे लगा रहे और एक दबाव, एक प्रेशर मेंटेन रहा और उस प्रेशर की वजह से ये केस जो है वो हमें जल्दी कंक्लूड होता हुआ नजर आया। डिस्पाइट ऑफ दैट ये अभी भी मैं समझता हूँ कि इस केस के फैसले में कुछ ताखीर हुई। उसकी वजह यह है कि देखिए, दुनिया के अंदर, चौधरी साहब का तो अमेरिका के अंदर भी प्रैक्टिस का बड़ा तवील और वसी तजुर्बा है। दुनिया में होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास एक गैर मुअय्यना वक्त होता है, तकरीबन वो 6 माह लें, 1 साल लें, 5 साल लें, बट जब वो केस दाखिल कर देती हैं कोर्ट के अंदर और जब उस केस की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर वो डे टू डे केस चलता होता है और बहुत रेयर होता है कि उसके अंदर 2-4 दिन का कोई अगर बीच में कोई इल्तवा उसमें आए। तो हमारे यहाँ तो वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि ये चूंकि आरिफ साहब मौजूद हैं तो या इस पार्टी का वकील या दूसरी पार्टी का वकील 10-10, 15-15, 20-20 दिन का जो एडजर्नमेंट है वो तो मामूली है, वो तो इतनी बात ही नहीं समझी जाती है हमारे निजाम के अंदर। तो इसके बावजूद आप देखें कि इस केस के पीछे लठ लेके पड़ी हुई थी कौम कि भाई इसका हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। फिर भी 4 महीने और 8 दिन इस केस के अंदर इंसाफ मिलते मिलते लग गए। तो इससे आप अंदाजा करें, अब ये कोई हल तो नहीं है। इस मुल्क में तो रोजाना लोगों के साथ बहुत जराइम हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। अब किस तरह मीडिया, हम सब हर वक्त डंडा लेके लगे हो इदारों के पीछे, पुलिस के पीछे, अदालतों के पीछे, तो नहीं हम ये कर सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, सिस्टम होता है ये सिस्टम अमीर अब्बास जो बात करें इसी सिस्टम पे मैं, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं चौधरी साहब से कि सर फ्रांसिक का बड़ा एक अहम मामला है कि अब दुनिया बहुत आगे साइंटिफिक की जानिब जा रही है, हमें रिवायती तफ्तीश, इस केस में भी फ्रांसिक के एविडेंस का बड़ा एक अहम रोल रहा है, तो इसको भी नज़ीर बनाया जा सकता है आगे हर फैसले के बाद। देखिए, बात यह है कि जो नज़ीर बनता है ना वो तो बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बनते हैं। जी हाँ, क्योंकि अभी तक तो ये केस जो है आगे अपील में भी जाएगा और बाकी फैसले होंगे। अमीर अब्बास साहब ने बड़ी एक बुनियादी बात की है और मैं समझता हूँ कि मुझे उससे बहुत इत्तेफाक है कि ये हर काम जो है ये मीडिया के ज़िम्मे ना डाला जाए कि अगर वो हाइप क्रिएट करेगा, इश्यूज़ को सेंसिटाइज करेगा तो तभी इस मामले में फैसले होंगे। ये प्रायोरिटी जो है बेसिकली गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। दुनिया में तसव्वुर ये है कि अगर देखना हो किसी मुल्क की हुकूमत की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, तो वो देखी जाती है कि वहाँ इंसाफ का निज़ाम किस तरह चल रहा है। और अभी तक हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम जो है इसे प्रायोरिटी नंबर 1 क्या कोई प्रायोरिटी हासिल नहीं है। यानी आप देखें कि इस वक्त अदालतें किस तरह चल रही हैं, अदालतों में जजेस की तकर्री से लेकर फैसलों तक और उनको जितना पैराफर्दीलिया चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, जिस तरह बाकी बैरूनी अवामिल जो मुतासर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, इस सारे मामले पे अभी तक कोई काम हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि नूर मुकद्दम का खून जो है कम अज़ कम इसलिए शायद काम आ जाए कि जो इतनी बड़ी उसके साथ ज्यादती हुई है और कौम ने इसे देखा और कौम ने इस पर नोटिस लिया और प्राइम मिनिस्टर ने और सारे इदारों ने इस पर नोटिस लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन वाक़यात को आइसोलेशन में रखने की बजाय इसको आप ये समझे कि हर बेटी जो है मरने वाली इस तरह वो नूर मुकद्दम है, और अगर पाकिस्तान के अंदर नूर मुकद्दम
के नाम से लेजिस्लेशन हो जाए जिस तरह दुनिया में होती है, और उसमें उस लेजिस्लेशन में आप अपनी ये जो दुरुस्त कर ले, किबला दुरुस्त कर ले, आप पुलिस रिफॉर्म जो है कभी गौर तो करें कि कब की ये रिफॉर्म्स है और किस तरह की बेकार ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की कि लेजिस्लेशन के हालात के मुताबिक और रिफॉर्म्स जो है वो उसकी जानिब आया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी कानूनदान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।